टीचिंग वीचिंग? नहीं, अगर मैं इस पे बात करूँ तो ऐसा था नहीं, मेरा 11th में तो कतई नहीं था कि मुझे टीचिंग में जाना है। मतलब तो हम स्टूडेंट थे, पढ़ते थे टीचर से। बीटेक करने गए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेरी ब्रांच रही है। उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि पढ़ाना है बच्चों को, बट हाँ हमारे स्कूल में मतलब कॉलेज में ही केवी था, तो केवी में कई बार वॉलंटरी क्लासेस टाइम पे कोई प्रॉब्लम से आपने फेस की उस टाइम पे? हाँ बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी। तो 2007 में मैंने 12th में आईटी का पेपर दिया था, जेई का पेपर दिया था। उस टाइम पर मेरा एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट करके होती थी, तो उसमें हुआ था, रैंक नहीं आई थी। सेटिस्फाई नहीं था आपका मेन हाँ, आईटी जाना? मेरा भी सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं था उतना और पेरेंट्स का भी नहीं था। उनको लगता था कि हाँ एक साल लेगा तो कर लेगा, फिर ड्रॉप किया। नमस्कार, आज हमारे साथ कानपुर पीडब्ल्यू विद्यापीठ के सेंटर हेड नवनीत सक्सेना जी हमारे साथ में हैं। आज हम उनसे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे। एक स्टूडेंट को किस तरीके से कंसिस्टेंसी से अपने पढ़ाई पे हार्ड वर्क करना चाहिए, उस बारे में भी बात करेंगे। तो अपने इस पॉडकास्ट को हम लोग चालू करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए। तो हम लोग स्वागत करते हैं अपने इस पॉडकास्ट में नवनीत सक्सेना जी का। हेलो सर, हम सबसे पहले जानेंगे कि आपकी स्कूल लाइफ की जर्नी कैसी रही है? स्कूल मैंने लखनऊ में किया था जी। 11th-12th मॉडर्न एकेडमी गोमती नगर। अच्छा। और जब डिसाइड किया कि मुझे जेई की तैयारी करनी है तो सब्जेक्ट्स पीसीएम लिए थे। मैथ्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट था 9th-10th में, और इसी वजह से शायद पीसीएम चूज भी किया। 11th में जब आया तो सिलेबस देख करके काफी डर भी लगा, क्योंकि लाइक 10th के सिलेबस के हिसाब से जो 11th का 12th का सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है। मतलब एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है, काफी ज्यादा सिलेबस लोड हो जाता है। बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो जो हमारी 10th की बुक थी जी। वैसी 10 बुक मिला लोगे तो सिर्फ फिजिक्स की एक बुक मिलती है उस टाइप से। इतने क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में कि लाइक उतने हमने 9th-10th में नहीं किए, तो एक चैप्टर में होते हैं, तो काफी ओवरवेलमिंग होता है। तो स्कूल लाइफ तो मतलब लाइक 11th में बहुत बड़ा शॉक लगा था कि यार मैंने कहाँ पे पैर रख दिया ये पीसीएम लेकर के। बट सूनर और लेटर जब पढ़ाई आगे बढ़ी, धीरे धीरे करके हमने कोप अप किया, तो मैनेज होने लगा। फिर बेसिकली हमें ये समझ में आया कि भले स्टार्टिंग में जितना ओवरवेलमिंग लगे, अगर आप कंसिस्टेंटली उस पर काम करते रहो तो सूनर और लेटर आप टच आ जाता है सब्जेक्ट। आपके 10th और 12th में क्या परसेंटेज रही? 10th में मेरी परसेंटेज थी 90.25 और 12th में रही है 91%। आईसीएसई बोर्ड। स्टार्टिंग से ही पढ़ाई में एकदम बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं है अगर देखी जाए, लोगों की 95% भी आती है, बट हाँ ठीक था, मतलब अबव एवरेज बोलूंगा मैं इसको। अच्छा, आपने आईआईटी गुवाहाटी से बीटेक किया है? हाँ। तो आपने बीटेक करने के टाइम पे आपको टीचिंग का शौक था स्टार्टिंग से ही, कि आपने ये सोचा नहीं क्या कभी कि मुझे कॉर्पोरेट में एक अच्छी फील्ड प्लेसमेंट अच्छा लेके अपना सेटल हो जाना है, टीचिंग वीचिंग? नहीं, अगर मैं इस पे बात करूं तो ऐसा था नहीं। मेरा 11th-12th में तो कतई नहीं था कि मुझे टीचिंग में जाना है। तब तो हम स्टूडेंट थे, पढ़ते थे टीचर से। बीटेक करने गए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मेरी ब्रांच रही है। उस टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि पढ़ाना है बच्चों को, बट हाँ हमारे स्कूल में मतलब कॉलेज में ही केवी था। अच्छा। तो केवी में कई बार वॉलंटरी क्लासेस हम लोग लेने गए थे, तो वहां बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके बहुत मजा आया था। तो 3rd ईयर के अराउंड हम एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे जिसमें केवी के बच्चों की क्लासेस लेते थे। ठीक है, तो उसमें काफी मजा आने लगा। बच्चों के साथ काफी अच्छा अट्रैक्शन होता, मतलब इंटरेक्शन बहुत अच्छा था बच्चों के साथ, और बच्चे भी काफी कनेक्टेड रहते थे। तो उस टाइम पे लगा यार ये जो टीचिंग है ना, मतलब ये बहुत ही थैंकफुल जॉब है। ऐसा लगता था कि बच्चे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बच्चे इतना प्यार कर रहे हैं, बच्चे एक एडमायर कर रहे हैं। मतलब कुछ समझते थे बच्चे कि यार मतलब सर से पढ़ लिया तो ये चैप्टर क्लियर हो गया, तो मतलब एक लाइक जॉब सेटिस्फैक्शन। अब जॉब तो उस टाइम पे थी नहीं, एक वॉलंटरी वर्क था, लेकिन एक क्लासरूम सेटिस्फैक्शन बहुत प्यारा मिलता था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं माइंड में आ गया कि यार अगर इसी को प्रोफेशन भी बना लिया जाए तो फिर लाइफ में और अच्छा रहेगा। वो आपकी हॉबी बन गई थी फिर? कह सकते हो, पैशन हो गया था काइंड ऑफ 3rd ईयर 4th ईयर के आसपास। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपने ड्रॉप लिया था? हाँ मैंने ड्रॉप लिया था, मैंने 12th के बाद ड्रॉप लिया था। आपके ड्रॉपर के टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स आपने फेस की उस टाइम पे? हाँ बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी। तो 2007 में मैंने 12th में आईआईटी का पेपर दिया था, जेई का पेपर दिया था। उस टाइम पर मेरा एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट करके होती थी, तो उसमें हुआ था रैंक नहीं आई थी, यानी कि सिलेक्शन नहीं हुआ था जी। तो एक साल मैंने डिसाइड किया कि मैं ड्रॉप करूंगा। ऑल्दो AIEEE में मेरी रैंक 13,000 के आसपास थी, तो उससे मिल रहा था कॉलेज, बट आई थिंक कि मेरा डिसीजन था कि आईआईटी जाना है। सेटिस्फाई नहीं थे आपका मेन मोटिव था आईआईटी जाना? मेरा भी सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं था उतना, और पेरेंट्स का भी नहीं था। उनको लगता था कि हाँ एक साल लेगा तो कर लेगा। फिर ड्रॉप ईयर में काफी प्रॉब्लम्स आई, काफी डिस्ट्रैक्शंस भी आए। स्टार्टिंग के 2-3 महीना 4 महीना काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस रहे हैं, हर बच्चे के साथ रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन किस टाइप के? डिस्ट्रैक्शंस तो कई टाइप के होते हैं, जैसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना, है ना, कभी क्लासेस मिस करके चले जाना इधर उधर। उस टाइम पे नए नए मॉल्स खुले थे लखनऊ में। अच्छा। तो उधर घूमने चले जाते थे अपन।
बट सूनर और लेटर समझ में आया कि यार एक जो ड्रीम था वो होना चाहिए। फिर एक मेरा फ्रेंड था उस टाइम पे, देवांश करके। जी। तो देवांश ने एक दिन ऐसी कोई बात बोल दी जो मेरे दिल को लग गई। देवांश ने बोला कि यार अगर इस साल आईआईटी नहीं हुआ तो आईआईटी सपना ही रह जाएगा। तो बस उस टाइम पे हम लोगों का जो ग्रुप था उसने पूरी मतलब सीरियसली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। ये बात है करीबन अक्टूबर फर्स्ट वीक की। फिर आपने कंसिस्टेंसी से पढ़ाई किया, कंसिस्टेंसी से, हाँ, और आईआईटी गुवाहाटी को आपने अचीव किया। हाँ, मतलब जेई में अच्छी रैंक आई थी, ठीक ठाक रैंक आई थी। कितनी रैंक भी? 1425। 1425। तो मतलब आपने जब पहली बार क्लास लिया तब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? लाइक टीचिंग में? लाइक टीचिंग में। ओके। तो पहली बार मैं थर्ड ईयर में था। आई थिंक हमारा 6th सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पर केवी गुवाहाटी जो था अमीन गांव में, वहां पे मैंने फर्स्ट क्लास अपनी ली थी जी। तो वॉलेंट्री क्लास थी। काफी मजा आया उनको। मुझे अभी भी याद है, मैंने मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करके एक चैप्टर होता है मैथ्स का, ठीक है, वो पढ़ाया था। मतलब बहुत मजा आया और बच्चों के साथ इंटरेक्शन बहुत प्यारा हुआ था। अच्छा, एक स्टूडेंट्स के बीच, स्टूडेंट्स और टीचर के साथ कैसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो बॉन्डिंग है, मतलब उसको हम वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। एक टीचर एक अच्छे स्टूडेंट के लिए और एक अच्छा टीचर अच्छे स्टूडेंट के लिए मतलब सब कुछ होता है। उसका पेरेंट भी है, उसका दोस्त भी है, वो उसकी मम्मी भी है कई बार, ठीक है, कि भाई उसको अगर भूख लग रही है तो मेरे को समझ में आता है यार ये बच्चा इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, इसको भूख लग रही है, ठीक है। ये मदर की फीलिंग भी, ये भी टीचर के अंदर होती है अगर टीचर मतलब बच्चे के प्रति बहुत सीरियस है, सिंसियर है तो। और एक फ्रेंड भी है, बच्चा जो बातें अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाता है, कई बार वो आके अपने क्लोज टीचर से शेयर करता है। एक भाई बहन, बड़े भाई बड़े बहन का भी रिश्ता एक होता है टीचर और बच्चे के बीच में, कि बच्चा अगर कहीं कुछ गलत कर रहा है तो वो आके बताएगा भी आपको, और आपको अपने एक छोटे भाई के तरीके से उसको समझाना है। तो मल्टीपल रोल्स हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है टीचर और स्टूडेंट का आज की डेट में जो आपको किसी और रिश्ते में मिलेगा नहीं, मैं बोलूंगा। क्योंकि वो जब तक घर पे है, घर से ज्यादा टाइम आजकल इन्हीं सब चीजों में टीचरों के साथ ही जा रहा पढ़ने वाले बच्चों का। एग्जैक्टली। और यहाँ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, वो किसी से बता नहीं पाते हैं, मतलब वो शेयर नहीं कर पाते, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उस केस में कहीं ना कहीं एक लाइफ गार्ड, एक सेफ गार्ड बन के उनका टीचर उनके साथ आता है और उनके घर की भी काउंसलिंग करता है, कई बार पेरेंट्स को भी समझाता है, कई बार घर का एनवायरनमेंट भी चेंज करवाने में हेल्प करता है। और कई बार बच्चे की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो किसी और से शेयर नहीं कर सकता, बट उसे काउंसलिंग की जरूरत होती है। वहां पर भी टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और हमारे टीचर्स ये मेक श्योर करते हैं कि बच्चे की इमोशनल वेलबींग, बच्चे की साइकोलॉजिकल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग तीनों बहुत अच्छी रहे। तो ये टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आज की डेट में। अच्छा, एक पेरेंट्स का और स्टूडेंट अपने बच्चों के साथ उसका किस टाइप से रोल होना चाहिए? पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट, ये ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस हैं, जिन ट्रायंगल को कंप्लीट करके ही बच्चे का सिलेक्शन होता है। इसमें से एक भी अगर एक्सक्लूडेड होगा तो बच्चे का कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने में प्रॉब्लम आती है। पेरेंट्स और टीचर्स एक यूनिट बन करके अगर बच्चे को सेम चीज गाइड करेंगे तभी बच्चा मोटिवेटेड रहेगा, क्योंकि जो क्लासरूम में सुनेगा, जिस तरीके की बातें होंगी उससे, वैसे ही घर पे भी होंगी, तो दोनों तरफ से उसे पुश मिलेगा सही चीज करने के लिए। स्टूडेंट के लिए मेन मोटिव करता है एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली। क्लासरूम में उसे कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, टीचर्स के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, और पेरेंट्स क्या बातें उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा, आज के टाइम पे जो फेलियर, जो किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जेईई की, नीट की और भी वगैरह वगैरह, जो फेलियर है उनको आप क्या राय देना चाहोगे? तो इसके लिए मैं बस यही बोलूंगा कि बेटा, फेलियर जो होता है वो एक डेस्टिनेशन नहीं होती है, वो बस एक प्रोसेस होता है। मतलब अगर हमने टेस्ट दिया और हमारे नंबर कम आए और हमने ये सोच लिया कि हम फेलियर हो गए, या लेट अस से मैंने एक बार जेईई का अटेम्प्ट दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैंने सोच लिया मैं फेलियर हो गया, तो यार ये जस्ट एक प्रोसेस है, ये जस्ट एक माइलस्टोन है, एक स्टेपिंग स्टोन है। इससे ऊपर बढ़ो, इसके आगे देखो, पहचानो क्या कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करो। क्योंकि हमारे जो फेलियर्स होते हैं वो हमें जज करने के लिए नहीं आते, वो हमें मिस्टेक्स को स्पॉट करने के लिए आते हैं। अगर हम उन मिस्टेक्स को स्पॉट कर लेंगे और फिर उन पे वर्क कर लेंगे तो वही फेलियर सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी जब लोगों ने फेलियर में अपनी गलतियां की हैं उसको हम लोग देख के सुधारें, ना कि हम लोग उससे छोड़ दें। एग्जैक्टली। जो प्रेजेंट में जो स्टूडेंट है, जेनजी वाले, इन सबको हम लोगों को डिस्ट्रैक्शन बहुत होती हैं, तो आप उनको क्या ऐसी चीज बताना चाहोगे अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल में रखें? तो इस पर तो सबसे पहले ये बोलूंगा कि जेनजी टर्म आप ही लोगों ने दी है या हम ही लोगों ने दी है, तो इसको हम बहुत सीरियसली लेते नहीं है। वी आर जस्ट पीपल। हाँ,
डिस्ट्रैक्शंस की बात करो तो डिस्ट्रैक्शन का कॉज हम समझते हैं। डिस्ट्रैक्शन का कॉज है इनस्टेबिलिटी ऑफ द माइंड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक जगह पर एक समय पर फोकस कर सकते हैं तो डिस्ट्रैक्शन का कोई अर्थ ही नहीं। आपने अपने माइंड को इतना डिस्टर्ब कर रखा है कि आज आप कुछ सोच रहे हो, 30 सेकंड बाद आप कुछ और सोच रहे हो, उसके 30 सेकंड बाद कुछ और सोच रहे हो। फिक्स प्लान अगर कर लिया जाए तो डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। स्टेबिलिटी इज द एंटोनिम ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जो चीज स्थिर है वो चलेगी नहीं। डिस्ट्रैक्शन को रोकना है तो आप अपने अंदर स्टेबिलिटी लाओ, अपने अंदर मेंटल स्टेबिलिटी लाओ। अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हम ये सोचते हैं, हम ये बोलते हैं कि आज की डेट में हमारे डिस्ट्रैक्शंस क्यों बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सो कॉल्ड जेन ज़ी जनरेशन में डिस्ट्रैक्शंस क्यों इतने ज्यादा हैं। मिलेनियल्स में तो नहीं होते थे, हमारे टाइम पे तो नहीं होते थे, आज के टाइम पे क्यों होते हैं। अब कई बार ये लोग सवाल पूछते हैं। तो मेरा बहुत सिंपल सा इस पे स्टैंड रहता है कि पहले हम यूट्यूब वीडियोस देखते थे, लेटस से, ठीक है, जो कि 8 मिनट का पूरा कंटेंट होता था, ठीक है। अब हम शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं और आई थिंक अननेसेसरी स्क्रॉलिंग भी काफी ज्यादा करते रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट्स में जो कंटेंट आ रहा है वो अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी से दूर इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, है कि नहीं है। जैसे हम लोग फ्री टाइम में इंसान, राइट, हमें एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लेना चाहिए जिसे हम कहेंगे एंटरटेनमेंट स्लॉट। उस 30 मिनट्स, उस 45 मिनट्स में हमें जो करना है करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने वापस के रूटीन में आ जाएंगे। मतलब हम अपनी इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पर अपने एप्स डिसाइड ना करें, अपने एप्स के बेसिस पर अपने एप्स डिसाइड करें, अपने इंटेंशन के बेसिस पर अपने एप्स डिसाइड करें, ठीक है। जो आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं काफी ज्यादा मुझे लगता है क्या है, रियलिटी में रिलेशनशिप में है। अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं वो रिलेशनशिप की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखिए, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट इस पर मैं एक ही बात बोलूंगा। रिलेशनशिप आपका एक अटैचमेंट है। अब आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपका ड्रीम्स आपके मतलब आपकी लाइफ से ज्यादा अटैच्ड है कि सामने वाला पर्सन आपकी लाइफ से ज्यादा अटैच्ड है, कि आपके पेरेंट्स आपसे ज्यादा अटैच्ड है। क्योंकि रिलेशनशिप तो आपने एक टर्म दिया है, ये स्टार्ट एक अटैचमेंट से ही होता है। अगर हम अपनी लाइफ की चीजों को बैलेंस कर लें कि हमने, लेट अस से मेरा आईआईटी जाना मेरा ड्रीम है, तो आईआईटी से मेरा अटैचमेंट होना चाहिए, मेरी रिलेशनशिप आईआईटी से होनी चाहिए। बट उसे हम रिलेशनशिप को टर्म नहीं देते हैं। मेरे पेरेंट्स मेरी केयर कर रहे हैं तो मेरा एक रिलेशनशिप मेरे पेरेंट्स के साथ भी है, एक अटैचमेंट मेरे पेरेंट्स के साथ भी है। मान लेते हैं कोई और XYZ पर्सन है, लेट अस से कोई लड़की के लिए कोई लड़का हो सकता है, कोई लड़के के लिए कोई लड़की हो सकती है, वो भी मेरा केयर कर रही है, मेरा ख्याल रख रही है, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ अटैचमेंट उसके साथ भी है, तो वो भी एक रिलेशनशिप है, ठीक है। बट क्या हम एक रिलेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे करके अपनी और रिलेशंस को बर्बाद कर सकते हैं? मैं एक एग्जांपल देता हूं। क्या मम्मी पापा दोनों से आप प्यार करते हो? क्या पापा के प्यार के लिए आप मम्मी को इग्नोर कर सकते हैं? क्या मम्मी के प्यार के लिए आप पापा को इग्नोर कर सकते हैं? आंसर मिलेगा नो। बट हमारे साथ गलती हो जाती है कि हम एक अटैचमेंट और एक रिलेशन को इतनी वैल्यू दे देते हैं कि बाकी सारे अटैचमेंट्स और रिलेशनशिप को इग्नोर कर देते हैं, और यही हमसे सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपको लगता है आप इतने मैच्योर्ड हैं तो अपनी रिलेशंस को बैलेंस आउट करिए, ये मेरा एक सजेशन है। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे जो बच्चे ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? उनको किन चीजों से दूर रहना चाहिए, किन चीजों से ज्यादा अटैचमेंट रखना चाहिए? देखिए, ऑनलाइन प्रिपरेशन आज की डेट में एक बहुत बहुत बड़ा है, मतलब अपॉर्चुनिटी मैं ऐसे बोलूंगा। बिकॉज आज से 10 साल पहले, पीडब्ल्यू के पहले, आज से 6-7-8 साल पहले इम्पॉसिबल हो जाता था एक बच्चे का अपने घर पे रह के तैयारी करना। पीडब्ल्यू ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहां से बच्चे अपने घर बैठ करके वीडियोस देख करके अपनी पूरी जर्नी जी सकते हैं, अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी अच्छे से एंजॉय करते हुए जी सकते हैं, और फाइनली एक सिलेक्शन, एक अच्छी सीट ग्रैब कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में बच्चों को होती है डिस्ट्रैक्शन से खुद को कैसे बचाएं। क्योंकि बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल फोन है तो उसके पास एक फ्रीडम है क्लास करने की या क्लास छोड़ने की, और अक्सर हम इस फ्रीडम का मिसयूज कर जाते हैं। हम क्लास में तो बैठे रहते हैं, वीडियो जरूर देखते रहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वो अटेंटिवनेस, वो अटेंशन, वो डिसिप्लिन नहीं रह जाता। देख हम लोग वीडियो दिमाग में चल कुछ और रहा है, बिकॉज एनवायरमेंट तो मेरे घर का ही है, ठीक है। तो अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक ही सजेशन है, जब भी आप वीडियो देखिए, जब भी लाइव क्लास अटेंड करिए, अपने एनवायरमेंट को आइसोलेट करिए, यानी कि डिस्ट्रैक्शन वहां नहीं होने चाहिए। अपने फोन में भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जिससे आप अपने नोटिफिकेशंस को लिमिट कर सकते हैं कि वही सर्टेन एप्स आपको नोटिफिकेशन दे पाए।
आप एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लीजिए अपने एंटरटेनमेंट का, और एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लीजिए अपनी पढ़ाई का। और जब आप पढ़ाई करिए तो आप एंटरटेनमेंट के बारे में ना सोचिए, और जब आप एंटरटेनमेंट सोचिए पढ़ाई के बारे में मत सोचिए। जिस टाइम पे आप जो कर रहे हो उसी चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। एग्जैक्टली। अब मुझे अगर क्रिकेट अच्छा लगता है, मैं क्लास भी लेता हूँ, मैं विराट कोहली को भी देखता हूँ, रोहित शर्मा को भी देखता हूँ, लेकिन जब मैं रोहित शर्मा की बैटिंग देख रहा होता हूँ तो मैं क्लास के बारे में नहीं सोचता हूँ। लेकिन मैं क्लास ले रहा होता हूँ तो रोहित शर्मा के बारे में नहीं सोचता हूँ। तो इट इज लाइक कि हमें माइंड को सेपरेट करना चाहिए। अच्छा, आपके ये टीचिंग जर्नी की सबसे बड़ी बिग अचीवमेंट क्या रही है अभी तक? टीचिंग जर्नी की काफी सारी अचीवमेंट्स हैं। हर साल हमारे कई सारे बच्चे आईआईटी जाते हैं, कई सारे बच्चे जीएमसी जाते हैं, तो ये भी एक अचीवमेंट है। साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे जो नहीं भी जा पाते हैं अच्छे कॉलेज, लेकिन उनकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पॉजिटिव चेंज हमारी टीम ने क्रिएट किया है, तो ये भी एक है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे बच्चे जो टॉप 100 में कभी ना कभी रैंक लाए हैं, तो वो भी एक अच्छी। कानपुर पीडब्ल्यू विद्यापीठ के बारे में हम लोगों ने इतने लोगों से बात की, सब में इतना पीडब्ल्यू का क्रेज क्यों है? क्या स्पेसिफिक रीजन रहे हैं जो इतना सबके बीच में क्रेज रहा है? तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हमारी सर्विसेज हैं। अलग सर का जो विजन था टू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल टू ऑल, कहीं ना कहीं पीडब्ल्यू ने इस जर्नी को जिया है, और बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से जिया है। आज हर बच्चा जो पीडब्ल्यू विद्यापीठ का पार्ट है वो यहां से हैप्पी है। उसकी जर्नी में उससे ज्यादा सीरियस उसके टीचर्स, हमारा स्टाफ और हम लोग हैं। बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी, बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स के साथ भी हमारा जो इंटरेक्शन है पीटीएम के थ्रू या पेरेंट डैशबोर्ड के थ्रू अल्टीमेट है। बच्चा आता है, पेरेंट को पता चलता है बच्चा एंट्री हो गया, बच्चा एग्जिट करता है, उनके ऐप पे मैसेज जाता है, बच्चे का टेस्ट नंबर, टेस्ट स्कोर, एवरीथिंग उससे शेयर होता है पेरेंट्स से। इनफैक्ट बच्चा जो डाउट सेशन में भी आता है उसके बाद भी हम पेरेंट्स को बताते हैं कि ये आज इसने ये पढ़ा है, ये इसका होमवर्क है, इसे ये करना चाहिए। तो पेरेंट्स के पास सारी विजिबिलिटी है कि बच्चा क्या कर रहा है मेरा, उसकी टेस्ट जर्नी, उसकी स्टूडेंट जर्नी, उसकी अटेंडेंस, कौन से टॉपिक्स कवर हुए हैं, कौन से बचे हैं, सारा कुछ पेरेंट के साथ शेयर होता है। तो जो बच्चा हमारा पार्ट है उसकी फैमिली भी हमसे बहुत सेटिस्फाइड है, और जो नहीं है वो बनना चाहते हैं पीडब्ल्यू का पार्ट। आज कानपुर के काकादेव में मैं आया, मैंने सारे इंस्टीट्यूशन घूमे, लेकिन पीडब्ल्यू में आज संडे के दिन भी इतनी भीड़ थी। हाँ, तो हम लोग टेस्ट संडे को चलते हैं, तो बच्चे सारे टेस्ट देने आते हैं। साथ ही साथ एक अलग सर का एंड गेम इवेंट था आज, तो काफी सारे बच्चे उसके लिए आए थे। और साथ ही साथ हम लोग का जो एआईआर बैच चलता है, मतलब टॉपर्स का जो बैच चलता है, उसका एक टेस्ट भी था आज, तो उसके लिए टेस्ट के लिए अपियर होने के लिए काफी सारे अच्छे बच्चे आए थे यहाँ। अच्छा, जैसे अभी जेई का एग्जाम आने वाला है जी, जनवरी में, 21 जनवरी से चालू हो जाएंगे, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? ओके, तो बच्चों आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, मुझे पता है। आप बस अपने ऊपर, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ट्रस्ट रखना। डोंट लेट अ क्वेश्चन मिसगाइड यू और डेविएट यू और मेक एंजाइटी इन योर माइंड। बेटा, अगर आपने अभी तक जितना कुछ पढ़ रखा है वो आपने सही से पढ़ा है तो आप एग्जाम फोड़ोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस अब हमें अगले 12 दिन में, 15 दिन में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है, रिगरस रिवीजन। सारे फॉर्मूलाज फिर से देख के जाना, सारे शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाना। ये कोशिश मत करना कि कोई नया टॉपिक उठा ले या कोई नया टॉपिक समझना स्टार्ट कर दे, बिकॉज इस टाइम पर वो आपको पैनिक स्टेट में डालेगा, आप कर नहीं पाओगे। तो नेक्स्ट 2 वीक्स आर ऑल अबाउट रिवीजन, फॉर्मूलाज एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और अगर आप भी कानपुर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एक बार पीडब्ल्यू विद्यापीठ पे जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा आपको अच्छा देखने को मिलेगा, यहाँ के टीचर्स आपको काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको मेरे इस पॉडकास्ट में आने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई थिंक बच्चों की भी काफी हेल्प हुई होगी और उनको भी काफी अच्छी गाइडेंस मिली होगी। तो हम लोग अपने पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। कार्तिकेय शुक्ला के इस पॉडकास्ट में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, और ऐसे पॉडकास्ट को देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट में जाके मैं नेक्स्ट किस टीचर के साथ पॉडकास्ट करूं, किस स्टूडेंट के साथ, किस तरीके के स्टूडेंट के साथ पॉडकास्ट करूं, उसे जाके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।